नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला न्यूज अपडेट को लेकर, क्योंकि दिन भर में जो खबरें होती हैं उसमें तमाम अपडेट्स भी आते हैं। आपको विस्तार से पूरी खबर भी बताएंगे और साथ साथ बताएंगे कि इसमें नया क्या है। और सबसे पहले हम बताएंगे आज हुए दर्दनाक हादसे के बारे में, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें भयावह थी। ट्रेनों को काट के लोगों को निकाला गया। एक इंजन के ऊपर दूसरी ट्रेन की बोगी चढ़ गई। आप अंदाजा लगाइए कि ट्रेन की रफ्तार कितनी रही होगी। और खड़ी ट्रेन में पैसेंजर की जो खड़ी ट्रेन थी, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से हिट किया गया एक मालगाड़ी के द्वारा। वजह क्या थी और इस हादसे के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए। ट्रेन नंबर 13174, ट्रेन का नाम कंचनजंगा एक्सप्रेस। 17 जून सुबह 8:55 पर हादसा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में एक्सीडेंट। पीछे से आ रही मालगाड़ी ने मारी टक्कर। 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त, 8 की मौत, दर्जनों घायल। 17 जून शाम 7:20 पर सियालदह इस ट्रेन को पहुंचना था। ट्रेन इंजन के ऊपर चढ़ी दूसरी ट्रेन की बोगी की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आज पश्चिम बंगाल में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह है। 16 जून को सुबह 8:15 पर अगरतला से सियालदह के लिए शुरू हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस को आज शाम 7:20 पर सियालदह पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोको पायलट और एक गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि मृतकों की संख्या 8 है। अधिकतर यात्री मालदा और बोलपुर से हैं और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो ज्यादातर पैसेंजर मालदा के है, बोलपुर के है, तो उसमें यहाँ भी आ जाएगा, राइट टाइम में आ जाएगी। डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है सीपीआरओ एनएफ रेलवे, उसमें 3 आदमी है जो आपका रेलवे एम्प्लॉय बताया गया। उसमें 2 पायलट है और एक गुड्स का गार्ड है। तो पैसेंजर्स आर सेफ, यू कैन एश्योर पीपल पैसेंजर्स आर सेफ। दार्जिलिंग जिले में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया है कि इस घटना में प्रथम दृष्टया मालगाड़ी चालक की बड़ी चूक सामने आई है। मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ट्रेन अगरतला से सियालदह के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। हादसे के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया, तो उधर प्रियंका गांधी ने लिखा कि सुरक्षित यात्रा चिंता का सबब है। तो लालू यादव लिख रहे हैं कि लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान भी कर दिया है। रेलवे की तरफ से पीड़ितों को राहत राशि का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर पीएमओ ने भी राहत राशि का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है और ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत रेलवे और बंगाल के तमाम अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर जल्द से जल्द स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन रेल हादसों पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कब लगाम लगेगी। और इस स्थिति को आप समझिए कि जब ये पूरा हादसा हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी भी ली, साथ ही साथ बताया भी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए पहुंचेंगे। और अब तस्वीर आ रही है कि वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लेकिन तस्वीर खास इसलिए क्योंकि जब वहां तक जाने के लिए जल्दी पहुंचना था तो खुद बाइक पर सवार होकर अश्विनी वैष्णव उस घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ। और आपको बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक जगह पर यह गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी पीछे से आकर मालगाड़ी ने हिट किया है। खबर यह है कि मालगाड़ी के जो पायलट थे, लोको पायलट, उनको सिग्नल दिखा नहीं और उसकी जानकारी मिली नहीं और वो लगातार ट्रेन को उसी ट्रैक पर दौड़ाते चले गए। नतीजा ये हुआ कि मालगाड़ी
हिट कर गई कंचनजंगा एक्सप्रेस से। और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अस्पताल भी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घायलों का हालचाल जाना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। जी हाँ, तो रेल मंत्री बोल रहे थे कि जायजा ले रहे हैं, रेस्क्यू पूरा हो चुका है, रेलवे का संचालन भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल वही है कि हादसों पर हादसे लगातार होते रहे हैं। आइए एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में एक नहीं कई हादसे हुए हैं। और जरा उन हादसों को देखिए। 10 साल में 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर होती है। ओडिशा के बालासोर में 296 लोगों की मौत हो जाती है, 1200 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। यह बड़ा हादसा था जो पिछले ही साल हुआ था और इसी जून के महीने में हुआ था। बड़ा हादसा ओडिशा में हुआ था। 10 साल में जो हादसे हुए वो आपको बता रहे हैं। एक आप देखिए, 29 अक्टूबर 2023 को जो हादसा हुआ, रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन में आपस में टक्कर होती है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 14 यात्रियों की मौत हो जाती है, 50 से ज्यादा यात्री घायल हो जाते हैं। ये लगातार हादसे जो होते रहे हैं पिछले 10 साल में, आपको बता रहे हैं। ये देखिए पंजाब का वो अमृतसर का क्षेत्र जहां पर दशहरा उत्सव को देख रहे लोगों को एक ट्रेन रौंदते हुए चली आती है। 19 अक्टूबर 2018 को 60 लोगों की मौत हो जाती है इस पूरे हादसे में। तो लगातार ट्रेनों से होने वाले हादसे हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में जनवरी 22, 2017 को हादसा होता है। हीराखंड एक्सप्रेस डिरेल होती है। नतीजा देखिए आप, 39 लोगों की मौत हो जाती है। तो हादसे दर हादसे पिछले 10 साल में आपको बता रहे हैं। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तारीख थी 19 अगस्त 2017, 23 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार पिछले 10 साल में बहुत हादसे होते हैं। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश में एक और हादसा हुआ था कानपुर के पास पुखराया में, जहां पर पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे ड्रेल हो गए, पटरी से उतरे। 20 नवंबर 2016 को 150 से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में चली गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। पुखराया में यह हादसा हुआ था। उत्तर प्रदेश का रायबरेली, जहां पर जनता एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, डिरेल हुई थी, 20 मार्च 2015 को 34 लोगों की मौत हुई। तो ये पिछले 10 सालों के बड़े हादसे हैं, ये आपको देखना चाहिए। महाराष्ट्र का रायगढ़, यहां पर 4 मई 2014 को हादसा होता है। दिवा सावंतवाड़ी ट्रेन डिरेल होती है, 20 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। ये अपने आप में बड़ा हादसा है। और एक और हादसे को लेकर हम जिक्र कर ही रहे हैं आपके सामने। रेल मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और घायलों का हालचाल जान लिया गया है। घटना की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर किस वजह से ये घटना घटी है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी वारदात और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद अब एक बार फिर से सरकार सक्रिय हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, सेना के अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत तमाम सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। जिसके बाद अब वैष्णो देवी में हुए आतंकी हमले के बाद NIA जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर घाटी में लगाम लगाने के लिए एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आतंकवाद ने एक बार फिर सिर उठाया है। तो वहीं बीते 15 जून को हुए आतंकी हमले के मामले में अब गृह विभाग ने NIA के हाथ में सौंप दी है इसकी जांच। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद नई FIR दर्ज कर ली गई है। ये कदम अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद उठाया गया। NIA ने इस मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। NIA हर पहलू पर मामले की जांच करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में कुल 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की है। 9 जून को आतंकियों ने शिवखोड़ी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही 53 सीटों वाली बस पर गोलीबारी की। इससे वो सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। बस में यूपी, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्री सवार थे। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, वहीं 42 लोग घायल हो गए थे।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल 3 आतंकियों में से एक का स्केच जारी भी किया। चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कुचलना जरूरी है और किसी भी कीमत पर उसे फिर पनपने नहीं दिया जा सकता। अधिकारियों को संदेश देते हुए शाह ने यहां तक कह दिया कि आतंकवाद समर्थकों को छोड़ा नहीं जा सकता है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस समय जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा और चुनाव जैसे बड़े कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। उस बात का जिक्र करते हुए भी अमित शाह ने अधिकारियों को कहा है कि पूर्ण सुरक्षा कवर दिया जाए, यात्रा मार्गों पर सुरक्षा को और ज्यादा मुस्तैद किया जाए, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आतंकियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है और एक निर्णायक मोड़ पर यह लड़ाई पहुंच गई है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। यानी कि अब किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की एक घटना को लेकर भाईजान नाराज हो गए हैं और इस कदर नाराज हुए हैं कि अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। हुआ यह था कि मध्य प्रदेश के मंडला में बुलडोजर चला गौवंशों को रखने और वहां से आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद उनका घर अतिक्रमण में पाया गया। एमपी सरकार के अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया मंडला में, लेकिन मामला अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ था। तो ओवैसी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख, वो मीडिया में आते हैं और अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि जो काम भीड़ करती थी अब उस काम को पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी और उस पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाने वाला ट्वीट अपने बयानों और विवादों से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी का है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ओवैसी की बौखलाहट सामने आ रही है? इसे समझने के लिए हमें 2 दिन पहले जाना होगा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले, जहां देर रात पुलिस ने नैनपुर थाना अंतर्गत भैंसवाही गांव में दबिश दी थी, जहां घरों की तलाशी के दौरान पुलिस को मृत गौवंश के अवशेष फ्रिज और अन्य जगहों से मिले, जिसके बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर करीब 150 जीवित गायों को मुक्त करवाया था। साथ ही जब राजस्व विभाग ने अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाला तो सभी घर सरकारी भूमि पर मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के अवैध रूप से निर्मित 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर और जब उन्होंने यहाँ पे चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। मंडला मामले ने तूल पकड़ा और जब सरकार कोई कार्रवाई करे तो उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन AIMIM के चीफ ओवैसी ने एक ट्वीट कर सियासत को गर्म कर दिया। आखिर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ओवैसी का ट्वीट आपको बताते हैं। 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब काम सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप है? ओवैसी के ट्वीट के बाद अब मध्य प्रदेश में माहौल गर्म है। मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की तानाशाही बता रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं पूरा देश उससे सहमत है। आज पूरे मुस्लिम समाज के लोग उससे सहमत हैं। इसमें सच्चाई है। ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्र में। अब फिर गोवा में आप वहाँ पर आप जो बीफ का पूरा सिस्टम है और उनके जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, वो भी कहते हैं कि भैया हम तो इसको खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मंडला में निर्दोष जो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में जो वहाँ किया गया है ये लिंचिंग है।
अब जब ओवैसी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने के लिए सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इकबाल बुलंद है और स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी नेता चाहे वो राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए संरक्षण देने की कोशिश करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रही है और इसमें धर्म जाति का कहीं कोई सवाल नहीं है। जो भी आपराधिक गतिविधियां करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बात ये MIM का नहीं है, बात तो ये हम और आप सभी जानते हैं कि तानाशाही पूर्ण रवैया तो अपना रही है और सांप्रदायिकता फैलाने का पूरा कोई प्रयास छोड़ते नहीं है। हाँ, किसी के पास बीफ मिला तो वो जांच जरूर होनी चाहिए, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई किया जाना मैं समझता हूँ लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी को लेकर शुरू हुई ये सियासत कितनी दूर तक जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन गौ तस्करी पर ओवैसी के इस ट्वीट ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सुना आपने, भाईजान कह रहे हैं कि पुलिस काम कर रही है भीड़ का, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एक शब्द भाईजान ने उस घटना को लेकर भी कहे हैं जो कि आपत्तिजनक है, हिंदू के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। खैर, इन सब मामलों के बाद अब कार्रवाई तो हुई है। मध्य प्रदेश में मंडला में बुलडोजर गरजा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव याद दिला रहे हैं कि ये MP है, हैदराबाद नहीं है। सुनिए। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले और ख़ास करके गुंडा तत्व के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे, लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में तो मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया है ओवैसी को कि ये मध्य प्रदेश है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर नए लोकसभा स्पीकर पर इस वक्त की बड़ी जानकारी। बड़ी खबर यह है कि स्पीकर पद के लिए बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, यानी कि बीजेपी ही अपनी तरफ से स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। टीडीपी जेडीयू को स्पीकर का पद नहीं देगी बीजेपी। सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है, इसकी संभावना है। और खबर यह है कि राजनाथ सिंह को विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि विपक्ष चाह रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, नहीं तो स्पीकर पद पे वो भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। आज आपको बता दें कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक को स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहिए, लेकिन खबर यह है कि ना तो टीडीपी और ना ही जेडीयू, दोनों ही दलों में से कोई भी व्यक्ति स्पीकर नहीं बनेगा। स्पीकर बनेगा तो वो बीजेपी का सांसद ही होगा। महत्वपूर्ण पद होता है स्पीकर का। मोदी सरकार 1.0 में सुमित्रा महाजन और मोदी सरकार 2.0 में ओम बिरला इस पद पर रहे हैं। लोकसभा के संचालन का पूरा जिम्मा स्पीकर के पास होता है और खबर यह है कि बीजेपी ही अपने पास ये पद रखने जा रही है। सीधे रुख करते श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। श्याम, ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि माना जा रहा था कि जो गठबंधन के दल हैं उसमें से किसी एक को जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन साफ साफ खबर यह है जो आपके हवाले से है कि स्पीकर पद पर तो बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा दल के रूप में जो है बीजेपी सामने है और बीजेपी ने शुरुआत में ही ये तय किया था, लेकिन अंदर खाने चर्चा थी कि इस पर क्या रणनीति अपनानी है। सही समय पे सही रणनीति ये बीजेपी का जो है तरीका होता है। अब उन्होंने तय कर लिया है कि दोनों जो बड़े गठबंधन के सहयोगी हैं उनको मनाने का काम जो है राजनाथ देखेंगे। राजनाथ उनके बीच उठेंगे बैठेंगे। बाकी जो है ये तय कर लिया गया है कि जो है डिप्टी स्पीकर के पद जो है वो दे दिए जाएंगे सहयोगियों को, लेकिन स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम जिम्मेदारियां होती हैं हाउस की, हाउस चलाने का जिम्मा उस पर होता है और सरकार को एक तरह से अपरोक्ष रूप से बड़ा सहयोग होता है स्पीकर की ओर से, तो वो पद अपने पास रखेगी भाजपा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से शाम एक कोशिश की जा रही थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उनको एक उम्मीद थी कि स्पीकर का पद अगर टीडीपी या जेडीयू में से किसी दल के व्यक्ति को मिलता
तो ये कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप में लगता कि उनकी जीत हो गई, लेकिन वो सपना भी यहां पर पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सपने तो बड़े ही होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करने होते हैं। लेकिन जब आप गठबंधन में होते हैं तो कई आपको राजधर्म निभाना होता है। उस राजधर्म में आपको कई बार उस तरह की स्थितियों को देखना पड़ता है। अब आप एक गठबंधन में हैं तो रायशुमारी करने के बाद एक राय हो जाएंगे, और ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, डिस्कशन से चीजें हो जाएंगी। और देखिए, मैनेजमेंट करना होता है, मैनेज करना होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपसे आप कुछ चीज हटाई जाती है श्याम, तो बड़ी बात है कि मैनेजमेंट करना होता है, और मैनेजमेंट का ही ये एक उदाहरण है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो श्याम तोमर जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी ये पर अपने पास ही रखेगी। बढ़ते आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर जल का संकट यानी कि जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक लोगों को एक दिन छोड़कर पानी मिल रहा था, अब नौबत 2 दिन छोड़कर पानी मिलने की आने वाली है। शहर को पानी पिलाने का सबसे बड़ा जिम्मा तिघरा बांध पर है, लेकिन वो बांध अब सूख रहा है। कुछ दिनों का पानी बचा हुआ है। नगर निगम के अधिकारी का टेंशन बढ़ गया है। ग्वालियर में पानी को लेकर हाहाकार मच सकती है। देखिए इस रिपोर्ट को। ग्वालियर में बढ़ा जल संकट, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा पानी। पानी के लिए मचेगा हाहाकार। 31 जुलाई तक बचा तिघरा बांध में पानी। पूरे शहर में तिघरा बांध से ही होती है सप्लाई। ग्वालियर में मई जून के महीने में वैसे तो हर साल जल का संकट बढ़ जाता है, लेकिन इस बार पानी का संकट बड़ा रूप ले रहा है। इस अंचल में मानसून आने में अभी 15 से 20 दिन का समय और लगेगा, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तिघरा बांध का पानी भी अब सिर्फ 31 जुलाई तक ही बचा है। यानी लगभग 30 दिन के अंदर मानसून की बारिश का पानी तिघरा बांध में नहीं पहुंचा तो ग्वालियर में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। लोगों को पानी के लिए तरसना ना पड़े, इसके लिए नगर प्रशासन पहसारी और अपर ककेटों से लिफ्ट करके पानी लाने का प्लान बना रहा है। उससे पहले 2 दिन छोड़कर पानी देने का प्रस्ताव MIC में रखा जाएगा। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से हमें एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब पानी 2 दिन छोड़ के सप्लाई किया जाए। अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा, और बाकी जो अन्य व्यवस्था है जैसे कि पानी लिफ्ट करने का प्रस्ताव, वो भी अभी भेजा है हम लोगों ने, उस पर भी शीघ्र निर्णय हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ जल संकट को लेकर ग्वालियर नगर निगम के महापौर सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस से महापौर शोभा सिकरवार का कहना है कि समय रहते ग्वालियर में जल के दूसरे विकल्प को तैयार नहीं किया गया। जिस समय तिघरा बांध का निर्माण हुआ था, ग्वालियर की आबादी लगभग 3 लाख थी, जो बढ़कर 20 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसे में तिघरा बांध पर क्षमता से ज्यादा दबाव है, और यही वजह है कि पानी अब कम पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी जो पानी को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें सभी को मालूम है कि हमारे शहर में जल संकट गहराया हुआ है। और अभी मैं भ्रमण के लिए भी गई थी तो तिघरा में पानी बहुत कम है, और जो इरिगेशन विभाग की जिम्मेदारी है वो भी शायद अपनी पूरी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि उसमें सिल्ट जमा है। और ग्वालियर में जैसे पहले की आबादी कम थी, उस हिसाब से उसमें तिघरा में पानी जमा होता था, लेकिन अब हालांकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें उसको गहरीकरण करने की भी आवश्यकता है। और जब सरकार पैसा दे रही तो इरिगेशन विभाग को ये काम करना चाहिए। पानी के लिए ग्वालियर के लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा, और उन्हें अपने आसपास आने वाले मानसून से पहले वाटर हार्वेस्टिंग बनाने होंगे। इससे पुराने जल स्रोत रिचार्ज हो सकते हैं, और चंबल का पानी आने से पहले ग्वालियर में जल का संकट खत्म हो सकता है। अगर सरकार और प्रशासन ने समय रहते जल संकट पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ग्वालियर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। ग्वालियर में दिन व दिन भीषण जल संकट गहराता जा रहा है। हालात ये हैं कि तिघरा बांध में ग्वालियर शहर के लिए सिर्फ 45 दिन का पानी बचा है, और इसको लेकर पिछले 1 साल से नगर निगम शहर वासियों को 1 दिन छोड़कर पानी दे रहा है। अब प्लानिंग हो रही है कि शहर वासियों को 2 दिन छोड़कर पानी दिया जाए। अगर मौसम और मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ग्वालियर वासियों को भीषण जल संकट से गुजरना पड़ेगा। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, बिस्ता न्यूज।
तो ग्वालियर का हाल तो आपने देख लिया। पानी बचाना जरूरी है, इसलिए अपने आने वाले कल के लिए पानी जरूर बचाइए। ग्वालियर के लोग तो अभी डर ही रहे हैं कि पानी खत्म हो गया तिगरा में तो फिर क्या होगा। खबर जबलपुर से सामने आई है और बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था पूरे देश भर में और 17 से आज हम 24 में खड़े हुए हैं, यानी कि तकरीबन 7 साल हो चुके हैं जीएसटी को इस देश में लागू हुए। लेकिन खबर यह है कि इकलौता मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में है, जो मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देता है, इसने जीएसटी कॉलेजों से ली नहीं जिस प्रकार से लेनी चाहिए 18%, लेकिन जीएसटी देनी पड़ी। इस यूनिवर्सिटी को 22 करोड़ की जीएसटी दे दी, लेकिन अब वसूल करने में पसीने छूट रहे हैं और कॉलेज वाले आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि गलती आपने की है, हम क्यों भुगते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एक विवाद खत्म होता नहीं, दूसरा विवाद सामने आ जाता है। एमपी की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी अब प्रदेश भर के संबद्ध कॉलेजों से जीएसटी वसूल कर रही है, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी को 22 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। साल 2017 में जब देश भर में जीएसटी लागू हुआ, तब विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये पता ही नहीं था कि कॉलेज से ली जाने वाली एफिलिएशन फीस को 18% जीएसटी के साथ लेना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय को 5 सालों तक इस बात की खबर तक नहीं हुई। 2022 में जब जीएसटी विभाग से नोटिस पहुंचा, तब विश्वविद्यालय की आंखें खुली रह गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीएसटी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को 22 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा करने का नोटिस थमा दिया और ऐसा नहीं करने पर 100% पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी थी। मजबूरन विश्वविद्यालय ने 22 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा कर दी। अब यूनिवर्सिटी ने 2017 से 2022 तक 5 सालों में यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेने वाले कॉलेजों को जीएसटी की राशि वसूल करने का नोटिस जारी किया है। जीएसटी विभाग से सन 2022 में विश्वविद्यालय को नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया कि विश्वविद्यालय के यहाँ पे जो संबद्धता शुल्क होता है, एफिलिएशन फीस जो है, उस पे विश्वविद्यालय को जीएसटी 18% जीएसटी विभाग को चुकानी पड़ेगी। कुछ प्रतिकार करने के बाद उनके यहाँ से नया नोटिस आया कि अगर आप ये जो हमने जीएसटी नोटिस दिया है नहीं देते हैं तो इसके ऊपर लगभग 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में तकरीबन 450 कॉलेज हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत प्रदेश के 150 पैरामेडिकल कॉलेज के लिए बन गई है, क्योंकि हाल ही में इनकी परीक्षाएं आयोजित होना है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर पैरामेडिकल कॉलेज को आदेश दिया है कि अगर उन्होंने 24 जून के पहले जीएसटी की राशि जमा नहीं की तो उनके छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। लगभग 450 कॉलेज के आसपास संख्या होगी ये, सारे मेडिकल, डेंटल, आयुष, होम्योपैथी, नर्सिंग और पैरामेडिकल मिला करके। इसके लिए एक विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति बनाई गई है जो इन सभी कॉलेजों की बैक डेट से जीएसटी की गणना कर रही है वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में। शीघ्र ही वो गणना करके सारे कॉलेजों को नोटिस भेजा जाएगा, जिससे इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। मेडिकल यूनिवर्सिटी के खराब प्रबंधन के चलते अब कॉलेज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसलिए एसोसिएशन ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। संगठन का कहना है कि मेडिकल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा कॉलेज वाले क्यों भुगते हैं। मजबूरीवश सभी संस्थानों ने किसी तरह व्यवस्था करके जीएसटी का भुगतान कर दिया है, लेकिन सन 17 से 20 तक जो रेट्रोस्पेक्टिव बूथ-लक्षी डिमांड की जा रही है वो पूर्ण तरह से अवैध है और उस मैटर को लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये बड़ी लापरवाही है कि जब देश में जीएसटी का हल्ला था, हर संस्था पर जीएसटी लागू हो रही थी, तो फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन के जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। लगातार विवादों में रहने वाली ये यूनिवर्सिटी अब जीएसटी वसूली को लेकर कॉलेजों पर दबाव बना रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि साल 2017 से लेकर 2022 तक आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रबंधन कहां सोता रहा। क्यों किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया कि संबद्धता शुल्क के साथ साथ कॉलेजों से जीएसटी की राशि भी वसूल करनी है। अब कॉलेज प्रबंधन हाथ खड़े कर रहे हैं, जीएसटी की राशि ना देनी पड़े इसके लिए अदालत का रास्ता भी अपना सकते हैं। राशि वसूली जाएगी या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन सवाल यही कि क्या ये बड़ा घोटाला है या फिर एक बड़ी लापरवाही। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।
बड़ी खबर मिल रही है, खबर के असर की, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और जब खबर दिखाता है तो उसका असर भी दमदार होता है। और ऐसा ही असर हुआ है भोपाल में, जहां पर पेड़ काटे जाने थे 29,000 पेड़, जो कि मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनने थे। अब खबर यह है कि विस्तार न्यूज पर खबर चली, अभियान चलाया गया, चिपको आंदोलन जो महिलाओं ने चलाया था उस खबर को दिखाए जाने के बाद असर हुआ है दमदार। विधायक और मंत्रियों के लिए नए आवासों की योजना टाल दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। तो विस्तार न्यूज की खबर का असर एक बार फिर से दमदार तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन आपको याद होगा कभी उत्तराखंड में चलाया गया था, जब पेड़ों की कटाई वहां पर होनी थी तो महिलाओं ने इस तरह पेड़ से चिपक कर उन पेड़ों को कटने नहीं दिया। और एक बार फिर से भोपाल की तमाम संस्थाओं की महिलाओं को साधुवाद है, जिन्होंने 29,000 पेड़ कटने से बचा लिए हैं। विस्तार न्यूज की खबर का असर यह हुआ है कि जो विधायकों और मंत्रियों के लिए नए आवास बनाए जाने थे इस जगह पर फिलहाल उसको टाल दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर जानकारी दी है और लगातार पेड़ काटने का विरोध हो रहा था, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। और नवीन प्रस्ताव हेतु अब दोबारा से चर्चा की जाएगी कि अब कहाँ मंत्रियों और विधायकों के आवास बनाए जाएं। तो आप तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस पोस्ट की, जो कि कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। और सीधे रुख करते हैं विवेक पांडे की तरफ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के साथ। विवेक, मुहिम चलाई जाए और असर भी करती है। महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर ये बता दिया था कि पेड़ से प्यारा कोई नहीं, और विस्तार न्यूज ने खबर दिखाकर बता दिया था कि जनता के मुद्दों से बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है विवेक। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी का वो इलाका जहाँ पे सारे अधिकारी रहते हैं, आप तमाम लोग रहते हैं, और ग्रीन सिटी एरिया के तौर पर ये टीटी नगर और तुलसी नगर जाना जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर जब ये सरकार ने फैसला किया कि यहाँ पे अधिकारियों और मंत्रियों और विधायकों के लिए बंगले और फ्लैट बनाए जाएंगे, लेकिन फ्लैट बनाए जाने के साथ साथ यहाँ पे हजारों संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, तो इसके बाद तमाम सारे जो समाज सेवी थे, पर्यावरण के जुड़े हुए लोग थे, तमाम लोगों ने विरोध किया और महिलाओं ने तो चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। और विस्तार न्यूज ने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया कि आखिर इस प्रोजेक्ट को इस एरिया में लागू करने से आखिर क्या असर पड़ेगा। सरकार ने गंभीरता से लिया, पूरी बात सरकार ने समझी, और जब लोगों ने विरोध किया तब कैलाश विजयवर्गीय को आखिरकार बैकफुट पे आना पड़ा है। और वो कह रहे हैं अब कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो उसे वापस लिया जा रहा है, और इसके अलावा और किसी इलाके में और तमाम सारे लोगों से सुझाव लेने के बाद उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि सरकार मानती है कि उसका जो पहला फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत था, और लोगों ने जब इस मुद्दे को उठाया और विस्तार न्यूज ने तमाम सारे लोगों, लेकिन विवेक अब सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन, विस्तार न्यूज की मुहिम रंग लाई है, लेकिन सरकार को अब ऐसा प्रस्ताव बनाना चाहिए जहां पर, या कोई भी ऐसा प्रस्ताव जब बनाया जाता है तो कम से कम पेड़ों को काटने का उसमें जिक्र ना ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है विवेक। इससे पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक भोपाल का काफी ड्रीम प्रोजेक्ट था और कई हजार पेड़ वहां काटे गए, लेकिन वो स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में और भोपाल में लगभग फेल नजर आ रहा है। तो ऐसे में कई पर्यावरणविद और तमाम सारे पूर्व विधायकों का सुझाव है कि जहां पे वो पेड़ काटे गए हैं, जगह खाली है, वहां पे विधायकों के बंगले बनाए जाए। अब उम्मीद यही है कि आगे जो प्रस्ताव बनेगा उसमें कम से कम पेड़ काटने का जिक्र ना हो, पेड़ नहीं काटे जाएं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, इसको लेकर पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि डॉक्टर राजौरा को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, लगभग उनका नाम फाइनल है। डीजीपी के लिए 2 नाम सामने आ रहे हैं और प्रदेश के 6 जिलों के कलेक्टर और एसपी भी बदले जा सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही नए सिरे से प्रशासनिक जमावट करने वाले हैं। अब जल्द ही मंत्रालय और मैदानी स्तर पर नए सिरे से प्रशासनिक जमावट होगी, जिसमें 6 माह के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रारंभिक चर्चा भी कर चुके हैं। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ ही मंत्रालय में प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होंगे। इस फेरबदल की पहली सूची में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नए दायित्व दिए गए हैं। अभी 3 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्य सचिव बन सकते हैं। डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम सबसे आगे है। सीएम कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राजेश राजौरा 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं।
धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर में बतौर कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे, जिनमें रायसेन, छतरपुर, सतना, सीहोर, मुरैना और भिंड शामिल हैं। वहीं कई जिलों के एसपी को भी बदलने की चर्चा है, जिसमें होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, शहडोल, मंदसौर और आगर मालवा शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव फहरीन खान की ओर से आदेश जारी हुआ, जिसमें IAS अधिकारी राजेश कुमार राजौरा, संजय कुमार शुक्ला और रश्मि अरुण शमी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और अपर मुख्य सचिव का दायित्व निभाने वाले डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा को अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अपर मुख्य सचिव का दायित्व भी सौंपा गया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर राजेश राजौरा को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाना लगभग तय है, इसलिए उन्हें अगले 2 महीने मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया है, ताकि वे सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़े फैसलों को लेकर सभी विभागों से समन्वय बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यानी एक बड़ी सर्जरी प्रशासनिक तौर पर मध्य प्रदेश में आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। बढ़ेंगे आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की राष्ट्रीय कार्यकर्ता परिषद की बैठक पिछले दिनों गुजरात के सूरत में हुई थी। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण रही है क्योंकि आगामी 1 साल के दरमियान RSS का सबसे युवा समविचारी संगठन यानी कि विद्यार्थी परिषद की देश भर की इकाइयां किन एजेंडे के आधार पर चलेंगी, इसकी रणनीति तैयार की गई है। कुल 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनको लेकर ABVP देश भर में अपनी आवाज को बुलंद करेगी। 2 पदाधिकारी हमारे साथ में हैं मध्य भारत के, हम उनसे जानेंगे, समझेंगे उस बैठक में क्या निर्णय हुए हैं और वो कब से प्रभावशील होंगे, क्रियाशील होंगे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं शालिनी जी, क्या बड़े परिवर्तन हुए हैं? आमतौर पर हम यही जानते हैं, मीडिया के लोग, परिवर्तन होते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए जाते हैं, वो क्या हुए हैं? ऐसे नो प्लास्टिक यूज़ और जीरो फूड वेस्ट को लेकर विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक अभी सूरत में संपन्न हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामाजिक, शैक्षणिक दोनों मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित करता है। इन्हीं प्रस्तावों के अनुरूप भारत की दिशा कैसी है वो निर्धारित भी होती है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हम सबको ध्यान में बढ़ती पेपर लीक की घटना है और जिस प्रकार से नेक पूरे देश भर में भ्रष्टाचार को अंजाम देकर के A++ की ग्रेडिंग उन कॉलेजों को भी दे रहा है जो दो कमरे में चल रहे हैं। राष्ट्रीय एजेंसी, हम आपसे जानेंगे क्या आपका क्या इस पर सोच है और क्या रणनीति है? जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद छात्र हित में लगातार काम कर रही है, तो विभिन्न ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे जिस पर छात्रों के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी के जो मामले आ रहे हैं, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्र हित में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करके सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, उसको चेताने का काम करती है और जो गलत चीज़ें अभी देश भर में हो रही उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर छात्रों के लिए लड़ाई लड़ती है। भविष्य में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत संरचना और रोजगारपरक शिक्षा की ओर मध्य प्रदेश शासन और विद्यार्थी परिषद मिलकर सराहनीय पहल करेगी। तो आपने सुना, देखा कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद तो शिक्षा गुणवत्ता की बात कर रहा है, अपनी ही सरकार में अगर कुछ गलत होता है तो उस पर भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर, मुख्य बाजार, बिजनेस सेंटर अब 24 के 24 घंटे 7 दिन खुले रहेंगे और इसकी जानकारी देते हुए CM डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट भी किया है। 24 घंटे बाजारों के खुलने से प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिलेगा उसको भी बताया गया है। तो 24 घंटे बाजार खुलेंगे। अब आपको कुछ भी खरीदना हो तो आपको घड़ी नहीं देखनी है कि घड़ी में कितना समय हो रहा है। जब मन आए तब आप घर से बाहर निकलिए, शॉपिंग कीजिए, IT सेक्टर में जाइए जहां आपको जिस तरह से काम, और ये अभी सुविधाएं जो हैं औद्योगिक क्षेत्रों में और नगर निगम क्षेत्रों में की जा रही है। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो पूरे MP में आपको जल्द ही हर दुकान, हर बाजार खुला हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश में अब बाजार 24 घंटे गुलजार रहेंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फिलहाल जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के साथ 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र जिसमें पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप शामिल है, इन जगहों पर 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की है। प्रदेश में अब 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी।
सीएम ने एक्स पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 24 घंटे खुलेंगे बाजार, बढ़ेगा व्यापार। अब प्रदेश में दिन रात खुलेंगे बाजार, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। 24 घंटे खुलेंगे बाजार तो बढ़ेगा व्यापार, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 16 बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट्स, ऑफिस, दुकान, कंस्ट्रक्शन साइट और औद्योगिक क्षेत्रों में होगा 24 घंटे काम। इसके साथ ही जब 24 घंटे बाजार खुलेंगे तो प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। बड़े शहरों में व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा संचालकों की आय में वृद्धि होगी, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जरूरी सुविधाएं 24/7 उपलब्ध होंगी। हालांकि पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद अब मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो बढ़ता मध्य प्रदेश और खुलती दुकानें, 24 घंटे 7 दिन बढ़ेंगे आगे। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और इसमें मध्य प्रदेश के 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का प्रभार सावित्री ठाकुर, जो कि धार से जीत कर आई हैं, उन्हें दिया गया है। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए सावित्री ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में ही ये मुमकिन है कि वह हम जैसे लोगों को भी इतने बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप सकती है। मोदी सरकार के 3.0 का गठन हो गया है और मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश से 6 मंत्रियों को जगह दी गई है। उन्हीं में से मंत्री बनने वाली महिला एवं बाल विकास का प्रभार जिन्हें मिला है, राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, विस्तार न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, एक बड़ा प्रभार मिला है और कैसे देखती हैं इस पूरे प्रभार को, क्योंकि जिस तरह से आपका राजनीतिक सफर रहा, ये तो कहा जाएगा कि फर्श से लेकर अर्श तक आप पहुँचे। देखो, मैं बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ, जो कि मोदी सरकार में तीसरी बार सरकार में और मैं दूसरी बार की सांसद हूँ। मोदी जी ने मेरे पे विश्वास किया है और एक आदिवासी नेतृत्व दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। और एक बड़ा जो 70% आबादी को जो फोकस करता है, जो पूरा उस पर 70% आबादी की नेतृत्व करने वाला विभाग है और उसमें महिला से लगा के बच्चों तक का ध्यान रखना है, उस विभाग को दिया है। पहले मैं समाज सेवा कर चुकी हूँ और जो विभाग दिया उसमें मैं पहले से ही 9-10 साल का अनुभव है मेरे को, तो मैं अच्छे से करूँगी, ऐसा मेरा मानना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है आपको। शुरुआती अगर काम की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी है आपकी? बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी है, महिलाओं के लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखो, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुपोषित बच्चे हैं, हमारा पूरा विजन है। जैसा मेरा धार जिला या था 18,000 बच्चे कुपोषित, आज हम उस पर बहुत शायद 3800 बच्चे रह गए, बाकी हमने उससे वो पा लिया, हो गया हमारा पूरा टारगेट। पर अब मैं चाहती हूँ कि वो भी नहीं रहे, पूरा जिला कुपोषित से मुक्त हो, ये हमारा हाँ वो करना है। दूसरा, महिलाओं के ऊपर जो महिलाएं आगे आने के लिए, बहुत सारी रोजगार करने के लिए बहुत सारे काम महिलाओं के संबंधित है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना है जो चलाया अभियान, उसके तहत आज महिलाएं बहुत सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, बच्चों को पढ़ाने में, छोटी छोटी ज़रूरतें रहती हैं, उनको वो धन्यवाद देती है कि मामा ने आज ये योजना लागू करी, हम छोटी छोटी ज़रूरतें हमारी पूरी होने लगी। वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लखपति बनाने की जो योजना जो चला रहे, हम उस पर भी काम करेंगे, ताकि महिलाएं ज़्यादा आगे आए और स्वयं अपने आप में निर्भर होकर आगे बढ़े, देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़े। बीजेपी में जिस तरह से इन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ संभव है, तो वाकई मंत्री बनी है, संभव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब विकास कार्यों में किस तरह से सफल होती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बलौदाबाजार में हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, अब इस मामले को लेकर सियासत हो रही है।
एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जांच समिति वहां जाकर जांच पड़ताल कर चुकी है। अब इस बीच खबर यह है कि बीजेपी की 5 सदस्यों वाली जांच टीम भी बलौदाबाजार पहुंची हुई है। जैत खाम में हुए तोड़फोड़ का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही अमर गुफा और अग्निकांड स्थल का भी निरीक्षण किया जाएगा। बीजेपी की जांच समिति जिला संयुक्त कार्यालय जाएगी, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसके बाद समिति में शामिल लोग अग्निकांड के प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और उनसे घटना की पूरी जानकारी ली जाएगी। इस जांच समिति में मंत्री दयाल दास बघेल के साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जो है वर्तमान पुजारी, उससे हम लोग चर्चा किए हैं डिटेल, और जो यहाँ का पुजारी था जिनके द्वारा थाना में FIR दर्ज कराया गया है, वो पुजारी नहीं आ रहा है। समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है, और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। बढ़ते आगे, बीजेपी से पहले कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम भी बलौदाबाजार पहुंची थी, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कांग्रेस के नेता बलौदाबाजार की घटना पर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घटना के लिए बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष यदि जांच हो तो निकलेंगे वही लोग, और इस कारण से ये षड्यंत्र था, और षड्यंत्र को छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बालोद में पुलिस ने 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले एक तांत्रिक समेत 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि आरोपी तंत्र के माध्यम से पैसे को दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी किया करता था, जिसकी ठगी का शिकार अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हुआ करते थे। मामला अर्जुंदा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़ आगजनी के मामले में पुलिस ने कई धाराओं में 9 मामले दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने उपद्रवी तत्वों के ठिकानों पर लगातार दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी तक घटना को अंजाम देने वाले कुल 133 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, भीम क्रांतिकारी, क्रांतिवीर संगठनों में से एक हैं। मामले में अब तक की कितने की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग हिरासत में जानेंगे। हमारे साथ SP विजय अग्रवाल जी है। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस हिंसे के मामले में, उसके बारे में जानेंगे आपसे। 10 तारीख को जो घटना हुई थी और उसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक 133 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, कितने हिरासत में है और कितनों की तलाश जारी है। संदेही है कुछ, उनसे पूछताछ की जा रही है, और उसके अलावा जो फुटेज है और भी साक्ष्य है उसके आधार पे आरोपियों की, बाकी जो आरोपी उनकी तलाश की जा रही है, और जो आरोपी हैं वो साक्ष्य के आधार पे तलाशे जा रहे हैं। कुछ नामजद भी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। सर, इस गिरफ्तारी में कुछ मुख्य नाम, कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे। इस गिरफ्तारी में मुख्यतः भीम रेजिमेंट और भीम आर्मी के काफ़ी सारे पदाधिकारी हैं, उसमें प्रांतीय उपाध्यक्ष, प्रांतीय महासचिव आदि भी शामिल हैं, और भी पदाधिकारी हैं, और आगे भी लगातार जो अपर आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये तो थे हमारे साथ विजय अग्रवाल जी, जो तमाम सारी जानकारी दिए कि कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी और भी गिरफ्तारी होना बाकी है। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद के साथ अजय यादव। बढ़ते आगे, रीवा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान दुकान में लोग मौजूद थे। पीछे से आ रही बोलेरो भी बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। तस्वीरें आप देखिए, बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक दुकान में पहुंच गया और ट्रक के पीछे ये बोलेरो टकरा गई। बालोद के डीडी नगर में सड़क हादसा हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हुए। दरअसल बोलेरो और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 12 लोग घायल हुए। ये सभी लोग शोक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ में सीएम के निर्देश के बाद एक्शन देखने को मिला है। खाद्य एवं औषधि विभाग एक्शन मोड में आ गया है। कार्रवाई में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर में छापामार कार्रवाई की गई है, जहां कई मेडिकल स्टोर्स में छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 17 प्रकार की संदेहास्पद दवाओं और फूड सप्लीमेंट के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। साथ ही सरकार के सख्त निर्देश के बाद फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई जारी है। तो सीएम के निर्देश के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग एक्टिव हुआ है। 17 दवाओं के अमानक पाए जाने के बाद तमाम मेडिकल स्टोर से ये दवाएं सैंपल के तौर पर ली गई हैं, जिसके बाद अब जांच होगी। जांच के बाद फिर अगर दवाएं ठीक निकलती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो तस्वीरें ये रायपुर की हैं, लेकिन दुर्ग के अलावा बिलासपुर, सरगुजा यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। जेनरिक दवा के नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही थी और अब ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन लिया गया है। मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की तस्वीरें आपको हम दिखाते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग के टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सीएम के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ से, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर सभी जगहों पर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक्शन मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया है, क्योंकि शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दवाओं में वो सारे तत्व मिलाए जा रहे हैं जो कि मानकों के विरुद्ध हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री, विधायक और सांसद वर्तमान में चुने गए 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन इससे पहले वो विधायक भी थे। बृजमोहन अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं और विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को इस्तीफा सौंपते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत हासिल की है रायपुर लोकसभा क्षेत्र से, और अब उन्होंने विधायक का पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से और सांसद बनकर आए हैं रायपुर से, और जल्द ही सांसद पद की शपथ भी लेंगे लोकसभा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज़।